नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी चंबा। जहां पे आपको पता है कि मैं आपको दो सीरीज स्टार्ट किया हूं। पहला आपका जेबीटी कमीशन और दूसरा आपका एसपी पटवारी के लिए, जिसमें आपको एसपी पटवारी के लिए 35 क्वेश्चंस की सीरीज मैं आपके लिए चलाता हूं, जिसमें आपको 35 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। जिसमें आपका क्या क्या सब्जेक्ट होता है, तो उसमें आपका होता है हिंदी, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, साइंस और साथ में आपको आपको हिमाचल प्रदेश जी के साथ में आपका करंट अफेयर देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका जो जेबीटी कमीशन है, यहाँ पे हम लोग किस पे ज्यादा फोकस करते हैं, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और साथ में ज्योग्राफी। तो यहाँ पे हम इसके क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज ये जो सीरीज होने वाली है, ये आपकी 40 क्वेश्चन वाली सीरीज है। हर एक चीज मैं आपको एक और डिस्कस करना चाहता हूं कि इसके पहले वाले सेशन में, यानी कि कल या इससे पहले वाले सेशन में, मैंने आपको एक चीज बताया था जो कि है आपका, मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था जो कि है आपका क्या, ग्रेट बात। जिसमें आपको याद रखना है, मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रेट बात के बारे में बताया था। किसके बारे में, तो याद रखिएगा मैं आपको किसके बारे में बताया था, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको ग्रेट बात, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग ग्रेट बात को हिंदी में विशाल स्नानागार के नाम से जानते हैं। तो विशाल स्नानागार, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जगह, मतलब ऐसा स्नान घर था, या कह सकते हैं एक प्रकार से स्विमिंग टाइप का था, जिसमें लोग त्योहारों पे पवित्र, जब त्योहार होते थे तो लोग जाते थे इसमें स्नान करते। जैसे भारत में अभी फिलहाल में लोग गंगा जी में जा करके स्नान करते हैं त्योहारों के तौर पे, यानी जब त्योहार आते हैं तब, क्योंकि ऐसा पवित्र माना जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी लोग जाया करते थे। तो ध्यान दीजिए, मैंने इसका आंसर आपको बता दिया था कि ये कहाँ पे है। मैंने आपको बताया था कि ये आपका लोथल में है, जो कि वो बाई मिस्टेक मेरे से निकल गया था मुंह से, और मैंने इसको गलत बता दिया, जो कि इसका गलत आंसर था। इसका जो सही आंसर होगा, तो आपको ध्यान देना है वो क्या होता है, वो होता है आपका मोहनजोदाड़ो में ये आपका होता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो में ये होता है। तो आपको इसको याद रखना है कि ये कहाँ था, ये आपका मोहनजोदड़ो में था, तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये एक चीज ये गलत हो गई थी। एक और मैंने आपको बताया था किसके बारे में, यूसीसी के बारे में बताया था। और यूसीसी क्या होता है, तो मैंने आपको यूनियन सिविल कोड बताया, जबकि वो क्या है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये भी बताया था कि ये किस आर्टिकल में आता है, ये आपका आर्टिकल 44 में आता है। और आर्टिकल 44 किसके अंतर्गत आया, तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाई मिस्टेक इसका ऑप्शन गलत हो गया था, तो मैंने यहाँ पे इस चीज को करेक्ट कर दिया, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा कि साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ क्योंकि, तो याद रखिएगा जो साइमन कमीशन है वो भारत आता है और भारत में कह सकता हूँ एक प्रकार से योजनाएं बनाता है, नियमों कानूनों को, साथ में उसका मेन उद्देश्य जो था कि भारत में गतिविधियों को रोका जाए, और वो भारत के लिए कानून बनाना चाहता है, जिसमें ये था कि जो भारत के पक्ष में, कि भारत के लिए जो भी भारत की जनता के लिए नियम कानून बनेंगे, इंडिया इंडिया के लोगों का मानना ये था कि उसमें भारतीय जरूर शामिल हो। लेकिन उस टाइम वहां पे जो योजना बन रही थी, जो कमेटी थी, उसमें भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं था, इसीलिए उसका विरोध किया जाता है। जब वो भारत आता है तो उसको साइमन गो बैक का नारा लगाया जाता है। तो आपको ध्यान देना है, इसका 4 आंसर दिया गया है। यह देर से आया, यह इसकी रिपोर्ट गलत थी, यह बहुत सख्त था, इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। तो ये आपको याद रखना है, इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, बोला कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता रहा, आप इसको ध्यान से समझिएगा। इसके कई सारे कारण थे, जिसमें आपको कई सारे कारण देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला होता है आर्थिक कारण। अब मैं आर्थिक कारण के बारे में आपको थोड़ा सा मेंशन कर दे रहा, आप इसको जान जाओगे कि आर्थिक कारण क्या है। तो मैंने आपको ये बता रखा है कि जो ब्रिटेन के लोग थे वो भारत के ही चीजों को ले जाके भी अपने यहाँ पे उसको मशीनों से बनाते थे और उसे भारत में ला करके महंगों दामों पे बेचा करते थे। साथ में अपनी जो सैनिकों की सैलरी होती थी वो भारत से ही पे करते थे। और साथ में जो भारत का उद्योग था, जो हस्तशिल्प उद्योग था, यानी कि लघु उद्योग, उसको वो बर्बाद कर रहे थे। तो इस तरीके से वो भारत में आर्थिक शोषण कर रहे, तो कारण आर्थिक भी हो गया। इसके अलावा कुछ सामाजिक कारण थे, जैसे कि सामाजिक कारण में आपका क्या हो सकता है, तो आपको ध्यान देना, सामाजिक कारण में ये था कि लोग, उन्होंने जो नीतियां बनाई थी उसके अंतर्गत ये था कि वो दूसरे राज्यों में जाते थे और दूसरे राज्यों में
युद्ध करते थे, युद्ध दो राजाओं को लड़ा करके फिर उस एक तरफ राजा की तरफ हो जाते थे, दूसरे को हरा के ये जो राजा जिसकी तरफ हुआ करते थे उस पे अधिकार धीरे धीरे कर लेते थे। इसके अलावा उन्होंने कई सारी ऐसी नीतियां बनाई थी, जैसे कि जिस राजा या रानी के पास अगर उसके पास बेटा नहीं है या फिर बेटी नहीं है, तो वो आने वाले टाइम में आप उसका जो वंश है वहां से राजा नहीं बन पाएगा। अगर वो चाहेगा कि मैं क्या करूं, दूसरे को गोद लेके बाद में उसको राजा बनाऊंगा, तो वो इसको मना कर दे रहे थे। तो ये चीजें सामाजिक परिस्थितियां हो गई। तीसरा जो कारण था वो था आपका प्रशासनिक कारण। कौन सा कारण? प्रशासनिक कारण। और प्रशासनिक कारण का मतलब क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें सेना या प्रशासन में कोई कमी आए। तो ये लोग क्या करते थे, अन्य राज्यों जैसे हो गया बंगाल हो गया, मैसूर हो गया, अवध हो गया, इस पे अपना अधिकार जमा चुके थे और वहां पे युद्ध भी करवाए। तो जिसकी वजह से लोग यहाँ पे उससे भी नाखुश थे। इसके अलावा सेना में यहाँ पे प्रॉब्लम आती थी कि वो लोग सेना में उपस्थित जितने भी भारतीय थे उनके साथ भेदभाव करते थे। जो उच्च पद हुआ करते थे उसको केवल ब्रिटेन के व्यक्तियों को दिया जाता था, जबकि भारतीयों को इससे वंचित रखा जाता था। इसी वजह से यहाँ पे ये धीरे धीरे विरोध होने लगा। तो कई सारे ऐसे कारण थे। याद रखिएगा जो तत्कालिक कारण था वो क्या था, तो मैं आपको बताता हूँ कि तात्कालिक कारण इसका क्या था। तात्कालिक का मतलब ये होता है कि जो उस टाइम प्रेजेंट टाइम में कौन सी प्रॉब्लम थी। याद रखिएगा कब दिन था आपका कौन सा, 29 मार्च 1857। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मंगल पांडे। कौन? तो याद रखिएगा मंगल पांडे करके एक व्यक्ति थे। इन्होंने एक कह सकता हूं कि जो ब्रिटेन का व्यक्ति था, अधिकारी था, उसकी हत्या कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो वो सेना में थे और सेना में होने के बाद जब उन्होंने बंदूक के अंदर उपयोग होने वाले जो कारतूस होते हैं उसमें जो गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया जाने लगा। अब ये हिंदू और मुस्लिमों के लिए एक प्रकार से कह सकता हूं कि उनके धर्म का अपमान है, क्योंकि वो उसका यूज तो करेंगे नहीं, क्योंकि गाय जो है हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर जो है वो मुस्लिमों के लिए पवित्र। लोगों ने मना किया, मंगल पांडे ने उसकी हत्या कर दी। बाद में ये धीरे धीरे फिर कुछ दिनों बाद 20 अप्रैल के दिन फिर कुछ 20 अप्रैल और 1857 को कुछ और व्यक्तियों ने क्या किया, फिर से इस चीज को मना कर दिया कि हम कारतूस का उपयोग नहीं करेंगे। फिर उनको फांसी दे दी गई। जिसके बाद कब? तो याद रखिएगा 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत होती है। तो इसका जो मेन कारण था वो था कारतूस, जो चर्बी का यूज हुआ करता था, इसका विरोध। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है। 1857 की क्रांति के बारे में मैंने आपको कुछ चीजें बता दी, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या इसमें चीजें हुआ करती थी। आगे आपको दिख रहा कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो मैंने आपको बताया था कि जो कांग्रेस थी उसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में। एक ब्रिटेन के ही व्यक्ति थे, ब्रिटेन का ही एक तरीके से अधिकारी था, जिसका नाम क्या था, ए हो यूम, इसका ये नाम था। और ये करता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ये भारत में कांग्रेस की स्थापना कराता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कराता है। तो याद रखिएगा वो कब कराता है, 1885 में। व्यक्ति का नाम याद रखिए। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि अगर हम लोग ये देश में, इस भारत में ज्यादा दिनों तक शासन करना चाहें तो हमें क्या होगा, जो जनता है उसको कुछ तरीके से तो मूर्ख बनाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि इस तरीके से आईएनसी की स्थापना करके लोगों को ये दिखाना चाहा कि ये आपकी तरफ से हैं और ये क्या कर रहे हैं, आपका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे पक्ष में। तो हम वो क्या करेंगे, जो नियम बनेगा वो भी सामने रहेंगे, तो वो भी आपका भला ही चाहेंगे। तो इसीलिए उन्होंने इसकी आईएनसी की स्थापना की। तो किस लिए? तो राजनीतिक मंच प्रदान करना केवल ये कारण था, लेकिन मेन कारण ये था कि उसके पीछे वो लोग लाभ लेना चाहते थे। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। यानी कि आप सरकार भी वो लोग क्या करेंगे, आईएनसी की भले बनवा दे, लेकिन मेन काम जो करेंगे वही, उनका मानना था कि ये लोग हमारी बातों को सुनेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद आया। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 1919 में क्या आया, रोलेक्ट एक्ट आया। रोलेक्ट एक्ट के बाद क्या आता है, तो आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, आपका कब, 13 अप्रैल 1919 को होता है। कौन सा कांड? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और जिसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में मैंने कई बार बता दिया है, आपको ध्यान देना है। और इसके बाद फिर आपका क्या आएगा, तो इसके बाद आता है आपका असहयोग आंदोलन। और ये कब स्टार्ट हुआ, तो ये आपका 1920 में हुआ। तो इसको भी आपको ध्यान देना है, याद रखिएगा। तो कब हुआ था, तो आपको याद आ रहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। चौरी चौरा के बारे में मैंने आपको बता रखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, याद रखिएगा, ए इसका करेक्ट है। चौरी चौरा कांड मैंने बताया कि उसकी वजह से क्यों ये आंदोलन खत्म करना पड़ा, इसके बारे में मैंने बता चुका है।
भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? तो आप याद रखिएगा, इसका जो मुख्य नारा था वो था डू और डाई, या फिर करो या फिर मरो। तो जिसको महात्मा गांधी ने अपना प्रपोज किया था, तो आप इस चीजों को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में मैंने बताया था कि 1906 में ये स्टार्ट हुआ, जिसमें क्या किया गया कि स्वदेशी का मतलब हम अपने देश की बनी चीजों का उपयोग करेंगे, जो विदेशी चीजें हैं, जो ब्रिटेन की चीजें, हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, उसका हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। तो विदेशी वस्तुओं का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा कि बंगाल विभाजन किस नीति का, क्या बोला कि बंगाल विभाजन किस नीति का उदाहरण था? तो मैंने आपको बताया था कि जो बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, 1905 के टाइम पे क्या हुआ था कि आपका जो व्यक्ति था लॉर्ड कर्जन, इसने क्या किया, बंगाल विभाजन को प्रतिपादित किया। और बाद में इसका मेन कारण क्या था कि उसमें वो बंगाल के अंदर उपस्थित हिंदू मुस्लिमों को क्या करना चाहता था, वो उसको कह सकता हूँ हिंदू मुस्लिमों को फूट डालने का काम करना चाहता था, और वहां पे कह सकता हूँ हिंदू मुस्लिम की जो एकता है उसको बिगाड़ने का काम करना चाहता था। क्या करता है, फूट डालो और राज करो की नीति वो यहाँ पे स्थापित करना चाहता था। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। क्या बोला, दांडी मार्च किस कानून के विरोध में था? तो मैंने आपको बताया था जो दांडी मार्च है वो किसके विरोध में हुआ था, नमक कानून के बारे में। और इसके बारे में सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता रखी है। इसके बारे में मैंने डेट उट सारी चीजें पहले ही मेंशन कर दी है। तो याद रखिएगा, आप उसको देखिएगा ताकि आपको वहां पे चीजें मिल जाए। तो नमक कानून का विरोध। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या होता है कि खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? तो थोड़ा सा आप खिलाफत आंदोलन के बारे में यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे खिलाफत आंदोलन क्या है, मैं इसके बारे में आपको बता रहा कि खिलाफत आंदोलन क्या था। तो आपको ध्यान से देखना है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा। याद रखिएगा, जब 1914 में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। जब 1914 में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, तो पता है कि आपको ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ये सब एक तरफ हुआ करते थे, जबकि तुर्की जो है उसके अपोजिट साइड था, यानी कि उसका विपरीत था। तो उस टाइम तुर्की में एक पद हुआ करता था, कहाँ पे, तो याद रखिएगा तुर्की में एक पद हुआ करता था जिसको क्या बोलते हैं, खलीफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खलीफा। और याद रखिएगा ये जो खलीफा हुआ करते थे, इनको विश्व के सभी लगभग मुस्लिम क्या करते थे, अपना गुरु मानते थे। और गुरु जब मानते थे तो याद रखिएगा भारत के भी मुस्लिम इसको अपना गुरु मानते थे। तो हुआ क्या कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो जो ब्रिटेन था उसने भारत के मुस्लिमों से बोला कि आप हमारा साथ दीजिए, हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे। जबकि जब विश्व युद्ध जीत जाते हैं लोग तो उन्होंने उसका विभाजन कर दिया, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, जिसकी वजह से ये लोग भारत के मुस्लिम आपके आक्रोशित थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन के थ्रू आपका क्या किया, खलीफा आंदोलन को स्टार्ट किया। तो याद रखिए किससे रिलेटेड है, तो ये संबंधित था तुर्की में जो पद था खलीफा उससे संबंधित थे। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा कि आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कौन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन करते हैं? तो आपको पता है सुभाष चंद्र बोस जी इसका क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल, आपके 10 क्वेश्चन हो गए। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे आपको किसके क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो आपको ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो क्या बोला, भारत में मानसून किस दिशा में प्रवेश करता है? तो आपको मैंने बताया था कि ये जो भारत का दक्षिण वाला भाग है, ये वाला जो पार्ट है, यहीं से आपका यानी कि दक्षिण पश्चिम, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये क्या है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपका क्या पाया जाता है, यहाँ पे अरेबियन सी पाया जाता है, यानी कि आपका अरेबियन सी, यानी कि कह सकता हूँ अरब सागर आपका पाया जाता है। भारत तीनों तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है, ये भी आपको पता है। और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। और यहाँ पे क्या है आपको पता है, इधर आपकी क्या है, इधर आपकी कह सकता हूँ क्या है आपका अरेबियन सी, यानी कि आपका क्या है, अरब सागर है। तो होता क्या है, यहाँ पे गर्मी के टाइम में जब होगा क्या कि यहाँ पे जब सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा, यहाँ का पानी गर्म होगा, तो ये हवाएं गर्म होके ऊपर उठेंगी, बाद में ये बारिश का रूप लेंगी। तो ये किधर से जाती हैं, तो आपको पता है भारत का ऊपर उत्तरी, इधर आपका दक्षिणी, ये पूर्वी, ये आपका पश्चिमी। तो किधर से जाता है, तो याद रखिएगा ये आपका पश्चिमी साइड से जाता है और इस तरीके से आपका एंटर करेगा और ऐसे ही ये नीचे से भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है।
तो कौन सा आंसर सही होगा आप इसको ध्यान दीजिएगा। आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा है बी, वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा क्यों होती है? पश्चिमी घाट कौन सा पार्ट है? मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखा दे रहा। ये आपको पश्चिमी घाट इसमें देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे? मैं अभी आपको जस्ट 1 मिनट दिखा दे रहा। यहाँ पे आपको देखने को जो पश्चिमी घाट मिलेगा, ये बिल्कुल साइड वाला जो सकरा सा पार्ट है ना, यहीं पे आपको पश्चिमी घाट देखने को मिलता है। सेम इसी तरीके से जो पूर्वी घाट है वो भी आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। और कौन सी जगह पे मिलता है? तो मैंने आपको बताया था नीलगिरी की पहाड़ियां होती हैं, वहीं पे ये आपका मिलता है। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। फिर हम क्या करते हैं, ये इसका आंसर हमको पता चल जाता है। तो याद रखिएगा, जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं। यहाँ पे वर्षा ज्यादा इसीलिए होता है क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसून भी आता है, साथ में यहाँ पे पर्वत भी ज्यादा पाए जाते हैं। ज्यादा इसका मेन जो फैक्टर है वो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बोला पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत क्यों बनाए जाते हैं, जिसको हम लोग टेरिस फार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो ये क्यों होता है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो टेरिस फार्मिंग है इसका मतलब ये होगा कि जो पर्वत है वहां पे क्या किया जाएगा, सीढ़ी नुमा खेत बनाया जाएगा और वहीं पे क्या किया जाएगा, फसलों को उगाया जाता है। ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा, वहां से पानी आपका निकल जाए। ऐसी जगहों पे आपकी किसकी फसल होती है? आपकी चाय की फसल होती है, कॉफी की फसल होती है। और जब वहां पे अगर पानी रुकना स्टार्ट करेगा, सीढ़ी नुमा खेत नहीं होगा, पानी वहां पे रुकना स्टार्ट किया तो होगा क्या, पानी की वजह से उसकी जड़ें सड़ जाएंगी और वो वहां पे उत्पादित नहीं हो पाएगा। तो होता क्या है, इसका मेन कारण क्या होता है कि मृदा संरक्षण को बचाना, यानी मिट्टी का अगर कटाव होने स्टार्ट हो गया तो ध्यान दीजिएगा ये इसकी फसलें बेकार होने लगती हैं, इसीलिए ऐसा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, मानसून वापसी कब होता है, यानी मानसून का प्रत्यावर्तन कब हुआ? तो इस क्वेश्चन को मैंने कराया है कि सितंबर के टाइम में मानसून की वापसी होती है, प्रत्यावर्तन होता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, क्या पूछ रहा कि नदी द्वारा लाई गई मिट्टियां कहाँ, मिट्टियां क्या कहलाती है? तो मैंने आपको बताया था कि भारत के उत्तरी पार्ट में आपको हिमालय पाया जाता है। हिमालय से जो मिट्टियां आती हैं वो भारत के उत्तरी विशाल मैदान में आपकी फैल जाती हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना रहा, आप इसको ध्यान से देखिएगा। भारत के उत्तरी भाग में आपको पता है कुछ इस तरीके से ये वाला पार्ट है। और यहाँ पे होता क्या है कि आपका जब हिमालय से आपकी नदियां निकल करके आती हैं तो आने के बाद वो आपकी कहाँ जाती हैं? तो आपको पता है वो भारत की उत्तरी विशाल मैदान में पहुंच जाती हैं। और वहीं पे ये मिट्टियां क्या होती है, आपकी इकट्ठा हो जाती हैं। यानी इस वाले पार्ट में आपका इस तरीके से नदियां बह के आती हैं, यहीं पे मिट्टियां इकट्ठा हो जाती हैं और इसको क्या कहते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान। और यहीं पे क्या होगा, ये मिट्टियां फैल जाती हैं और जिसको हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। और एक चीज और, भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है 100% मान लीजिए, तो उसमें से 43% कौन सी मृदा है? तो आपको ये याद रखना है, वो आपकी जलोढ़ मृदा है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन दिख रहा है कि भारत में शीत ऋतु का कारण क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि दो कारण होते हैं। पहला तो आपका जो भारत के पश्चिम में मेडिटेरियन सी है, यानी भूमध्य सागर है, वहां से भी हवाएं चल के आती हैं। और दूसरी चीज है, भारत जो है तीनों तरफ समुद्र से घिरा है, इसी वजह से वहां पे ठंड का एहसास और भी ज्यादा किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या क्या बोला, लू किस मौसम में चलती है? तो आपको पता है लू क्या होती है, गर्म हवाएं। और ये गर्म हवाएं कहाँ चलती है? तो आपको याद रखना है ये कब कब चलती हैं। तो ये गर्मियों के टाइम में चलती हैं। तो आपको ये चीजें याद रखने। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे और आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछ रहा वो क्या पूछ रहा, तो ध्यान दीजिए, भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? तो मैंने अभी आपको पीछे बना के दिखाया है यहाँ पे कि जो भारत का उत्तरी विशाल मैदान है, यानी कि भारत का ये जो विशाल मैदान होता है जिसको उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश नहीं, आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम का थोड़ा भाग, ये सब जो आता है ये उत्तर भारत के विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो है मिट्टियां सबसे उपजाऊ पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टियां होती है वो आपका नदियों के द्वारा लाई जाती हैं। तो आपको ध्यान देना है। और यहीं पे सबसे ज्यादा क्या होगी, वो आपकी जनसंख्या भी पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये आपको याद रखना है।
इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, भारतीय नदियां हिमालय से क्यों निकलती हैं? क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ग्लेशियर का मतलब हिमनद पाए जाते हैं, इसी वजह से ये नदियां यहीं से निकलती हैं, जिसमें मैंने आपको सतोपंथ ग्लेशियर के बारे में बताया था, गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में बताया था, इसके अलावा मैंने यमुनोत्री ग्लेशियर, आपको सियाचिन के बारे में। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, यानी कि जो किसकी वजह से निकलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, हिमनद के कारण, ग्लेशियर के कारण। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला कि हिमालय का सबसे बड़ा जलवायु प्रभाव क्या होता है? क्या होता है कि ये ठंडी, इसमें दो तरीके की चीजें होती हैं। पहला तो ये कि जब भारत के दक्षिण पश्चिम से मानसून की हवाएं जाती है तो रोक के वर्षा कराता है। दूसरी चीज है भारत में, अब भारत के अंदर भी रूस जैसी ठंडी भारत में भी पड़ती, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? जो हिमालय है वो रूस की तरफ साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है और रोकने के बाद भारत में जो है कि ज्यादा ठंडी को नहीं पड़ने देता है। तो हिमालय का मेन काम यहाँ पे क्या है, वर्षा तो कराता ही है, साथ में यहाँ पे ठंडी हवाओं को रोकने में आपका मदद करता है। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा, बोला कि संविधान सभा का उद्देश्य क्या था? तो संविधान सभा के बारे में काफी कुछ आप जान चुके हो। 9 दिसंबर 1946 से बनना स्टार्ट हुई और इसका मेन काम क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, इसका मेन काम था संविधान सभा का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है कि संविधान को अर्धसंघी क्यों कहा जाता है? तो मैंने आपको क्या बताया, तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था संविधान मतलब जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक ऐसा आपका एकात्मक संविधान, यानी कि एकात्मक, और दूसरा क्या होता है, तो याद रखिएगा दूसरा होता है संघीय। संघीय का मतलब जिसमें केंद्र सरकार आपकी, कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा पावर हो, और एकात्मक में केवल केंद्र सरकार पावर में हो, जबकि कह सकता हूँ संघीय शासन में केंद्र और राज्य सरकार दोनों हो, लेकिन उनका ज्यादा आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। जबकि अर्धसंघीय में केंद्र को थोड़ा सा ज्यादा पावर दे दिया जाता है राज्य की अपेक्षा, और ऐसे को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अर्धसंघीय संविधान। तो क्या हो जाएगा, इसमें केंद्र थोड़ा सा क्या हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। इसी को आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बोला मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि अगर भारत में किसी भी नागरिक का किसी भी प्रकार के अधिकार का हनन हो रहा, तो उस हनन को रोकने का काम कौन करेगा, या आप उसके खिलाफ कहाँ जा सकते हो? तो आपको पता है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, न्यायपालिका है, उसके पास हम जा सकते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता हुआ दिख जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। बोला कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या था? तो मैंने आपको बताया था डीपीएसपी का मतलब होता है नीति निर्देशक तत्व। ये संविधान का भाग 4 है और ये आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक चलता है। और इसका मेन काम होता है कि ये संविधान में एक ऐसा पार्ट है जो सरकारों को यही बताता है कि जनता के कल्याण के लिए कौन कौन से काम करने चाहिए। ये कोई अनुबंधित नहीं है, यानी कि बंधित नहीं है, सरकार को ऐसा करना चाहिए ये उसमें लिखा गया। सरकार नहीं करती है वो बातें अलग है। तो होता क्या है, इसका जो आंसर हो जाएगा कि राज्य के लिए कल्याणकारी योजनाएं कल्याण करने का कार्य करना, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद क्या है, आपातकाल कौन घोषित करता है? आपातकाल मैंने आपको बताया था कि कब ये लागू होता है। तीन प्रकार के कंडीशन जब बनेंगी वहां पे आपातकाल को लागू किया जाता है। कौन कौन सा? पहला, जब कंडीशन देश के अंदर या देश के बाहर किसी देश से युद्ध होता हो। दूसरी चीज, जब जो सरकार है वो क्या करे, संविधान के जो नियम है उसको चलाने में कार्यरत न हो या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए। तीसरा जो है कि वित्तीय प्रॉब्लम आए, तो ऐसे में भी आपका लगा दिया जाता है। ये आपको ध्यान देना है, ये बहुत कम रेयर होता है, इन्हीं दोनों की वजह से ऐसा लगाया जाता है। इसको करता कौन है? तो याद रखिएगा, इसको करते हैं हमारे राष्ट्रपति, इनके हाथों में ये सारी पावर होती है। और इसके बाद बोला कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में होता है? राष्ट्रपति शासन का मतलब वही जो अभी पीछे आपने पढ़ा, याद रखिएगा 356 में ये होता है। और इसका ये आपातकाल के बारे में 352 से 360 के बीच में जिक्र किया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आपसे बोला कि मौलिक कर्तव्य जो है वो कहाँ लिया गया है? तो ये कहाँ है मौलिक कर्तव्य, आपके कहाँ पे है? ये भाग 4 के क में है।
और ये कौन से आर्टिकल में है, तो 51A में है। तो ये सब आपको ध्यान देना है। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको ध्यान देना है ये आपका यूएसएसआर से, यानी कि आज का जो आपको रसिया देखने को मिल रहा, उसको पहले क्या बोलते थे, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, उसको उसी का ये पार्ट है। तो यहाँ से ये लिया गया था, आपको ये चीजें ध्यान देना है। कब लिया गया, तो 1976 में 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, उसी के थ्रू ये लिया गया। तो ये भी आपको ध्यान देना है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। फिर क्या बोला, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है, जुडिशियरी रिव्यू का मतलब होता है कानून की समीक्षा करना, यानी अगर किसी भी प्रकार का कोई कानून लागू हो रहा, अगर वो गलत है तो उसको फिर न्यायपालिका क्या करती है, उसको सुधार सकती है या फिर उसकी जांच कर सकती है। तो इसको क्या कहते हैं, कानून की समीक्षा करना। ये कहाँ से लिया गया था ये वाला प्रावधान, तो ये आपका यूएसए से लिया गया था, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। संविधान संशोधन शक्ति किसके पास होती है, तो याद रखिएगा जो आपका संसद होता है, ये भी यही संविधान में संशोधन का काम करती है। किस आर्टिकल के थ्रू, 368 में संविधान संशोधन कैसे किया जाएगा उसके बारे में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आर्टिकल के बारे में, तो आपको याद रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन, संघ सूची का विषय क्या है। तो याद रखिएगा हमारी अनुसूची में एक इम्पॉर्टेंट सा अनुसूची है जिसमें संघ सूची यानी कि संघ सूची के बारे में दिया गया है। दूसरा है आपका राज्य सूची और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग समवर्ती सूची। बताता हूँ अभी इसके बारे में। तीसरा जो होता है क्या होता है आपका समवर्ती सूची। इसके में क्या होता है, समवर्ती सूची होता क्या है, इसमें संघ सूची पे किसका ज्यादा कंट्रोल होता है, आपका केंद्र का। इसमें केंद्र को कार्य रहता है कि आपको क्या क्या करने चाहिए। इसमें राज्य सरकारों का कार्य होता है, इसमें दोनों का होता है। तो ये किस सूची, तो याद रखिए वही पूछा है कि संघ सूची पे किसका तय करता है कौन सा विषय, तो याद रखिएगा जो केंद्र है ये इसको तय करता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला, जीडीपी क्या मापता है, तो किसी भी देश की जो जीडीपी है वो सबसे ज्यादा कब होगी, जब उस देश के अंदर प्रोडक्शन आपका ज्यादा यानी कि उत्पादन आपका ज्यादा होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और जो आपका अगला क्वेश्चन है क्या बोला, जीडीपी बढ़ने पर गरीबी क्यों रह सकती है। जैसे जीडीपी ग्रोथ काफी ज्यादा हो गई तो वो ग्रोथ करेगा कौन, प्रोडक्शन तो वो करेगा जो काफी पैसे वाले हैं, जो पैसों को इन्वेस्ट करे, और वो क्या करे, पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे उत्पादन होगा। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो पैसों का इन्वेस्ट तो नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो जीडीपी जरूर बढ़ जाती है लेकिन गरीबी हटती नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि पैसे जो है वो सबके पास समान रूप से नहीं है, यानी कि असमान वितरित है। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो है वो क्या आंसर हो जाएगा, असमान वितरण, ये आपको ध्यान देना है। कहीं कहीं पे आंसर बेरोजगारी होता है बट ज्यादातर इसका जो परफेक्ट आंसर है असमान वितरण धनों का या पैसों का। इसके बाद क्या बोला, मुद्रास्फीति में सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है। तो मुद्रास्फीति के बारे में मैंने बताया था कि जब क्या हो, कह सकता हूं कि जब आपका जो मांग है वो बढ़ जाए, क्या हो, किसी भी सामान की मांग बढ़े, यानी कि जब मांग उसकी बढ़ती है सामान कम होता है, यानी कि जो सामान है वो आपका कम हो और मांग बढ़ जाए, तो याद रखिएगा उस टाइम पे जो कीमतें हैं वो आपकी बढ़ जाती है। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होती है, तो याद रखिएगा जिनके पास पैसे वो तो ऐसी परिस्थितियों को झेल लेते हैं, लेकिन ऐसा वर्ग जिसके पास, जिसकी जैसे कोई व्यक्ति है उसका जो सैलरी है वो फिक्स है, वो 20,000 रुपए कमाता है, लेकिन अब कीमतें बढ़ने की वजह से होगा क्या कि उसकी सैलरी तो फिक्स, लेकिन वो क्या करेगा, इन चीजों को एफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो किस पे ज्यादा ये आपका प्रभाव डालता है, तो निश्चित आय वर्ग के लिए ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा क्या कि राजकोषीय घाटा का मतलब क्या होता है। तो राजकोषीय घाटा का मतलब होता है ये है कि जो देश है, देश के अंदर जो पैसा है वो कम कम हो रहा, यानी कि वहां पे जो पैसे हैं वो ज्यादा खर्च हो रहे हैं बट उसको उसके पास आने के, यानी कि पैसे आने के सिस्टम काफी ज्यादा कम है, आने के जो सोर्सेस है वो कम है बट खर्च ज्यादा हो रहा, ऐसे में राजकोषीय घाटा होता है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे क्या होगा, खर्च का अधिक होना, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। रेपो आरबीआई रेपो रेपो दर क्यों बढ़ाता है। रेपो दर का मतलब एक प्रकार का रेट होता है जिसपे लोग ब्याज मतलब सॉरी अपना लोन लेते हैं। तो जब मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति में क्या सॉरी मुद्रा अपस्फीति होती है, मुद्रा अपस्फीति होती है, तो ध्यान दीजिएगा उस टाइम पे होगा क्या कि प्रोडक्शन उत्पादन ज्यादा होगा
और उत्पादन ज़्यादा होगा तो जो वस्तुओं की कीमतें होंगी वो क्या होगी, वो आपकी कम होगी। लोग क्या करेंगे, बैंकों से पैसा लेके इन्वेस्ट करेंगे जिससे उत्पादन ज़्यादा होगा। तो करता क्या है आरबीआई, बताता है बैंकों की कि आप अपने रेपो रेट दर यानी कि आपका जो ब्याज दर है उसको आप बढ़ा दो, ताकि लोग क्या करें, पैसे ना लें, और पैसे ना लेंगे तो इन्वेस्ट कम करेंगे, और इन्वेस्ट कम करेंगे तो उत्पादन कम होगा, जिसकी वजह से ये कीमतें ठीक ठाक लेवल पे अपना बैलेंस हो जाती है। तो यही चीजें हैं। तो क्या है कि इसको जब महंगाई को नियंत्रण करने के लिए ऐसा कार्य किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये मुद्रा स्फीति के दौरान होता है, तो आपको ये चीजें याद रखिएगा। ये आपको क्या करता है, मुद्रा जो रेपो दर है वो क्या करता है, महंगाई को नियंत्रण करने का काम करता है। मांग बढ़ने पर कीमत क्यों बढ़ती है, क्योंकि वहां पे उत्पादन जो है वो आपका कम होता है। यानी कि मांग बढ़ने पर कीमत क्यों बढ़ती है, क्योंकि उत्पादन आपका कम होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे उत्पादन कम रहेगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। मांग बढ़ने पर कीमत क्यों बढ़ती है, क्योंकि जो आपका उत्पादन है वो आपका कम होगा। तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि उत्पादन कम होगा तो मांग भी ज्यादा होगा, मतलब उत्पादन कम है, मांग ज्यादा हो गई, तो मांग ज्यादा होगी तो जो उसका कीमत है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उत्पादन उस टाइम पे कम है। अगर उत्पादन ज्यादा होता, यानी कि सामान ज्यादा अवेलेबल होगा, तो पैसे का जो उसकी कीमत है वो क्यों बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बेरोजगारी का सामाजिक प्रभाव क्या है, तो बेरोजगारी से बचत होगी, विकास होगा, आय होगा या गरीबी। अगर बेरोजगार लोग रहेंगे तो याद रखिएगा देश में गरीबी फैलती जाएगी, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मैंने आपको बताया था बजट एक प्रकार का ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें हम क्या करते हैं, देश के पास कितना आय आएगा, कितना व्यय होगा, उसके बारे में बताया जाता है, बात की जाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बोला सार्वजनिक व्यय को क्यों किया जाए, सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक। यानी कि पब्लिक सेक्टर में हम पैसों को सरकार क्यों इन्वेस्ट करती है, ताकि लोगों का कल्याण हो सके, इसीलिए आपको यहाँ पे सरकार पैसों को इन्वेस्ट करेगी। लास्ट क्वेश्चन, मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो याद रखिएगा मुद्रा क्या होता है, तो याद रखिएगा मुद्रा एक प्रकार का ऐसा माध्यम होता है जिसमें हम चीजों को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। हम मुद्रा देते हैं, हमको सामान मिलती है, हम सामान देते हैं, हमको मुद्रा मिलती है, तो यानी एक प्रकार का विनिमय हो रहा। तो एक्सचेंज का मीडियम है, तो आपको ध्यान देना है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसी को क्या कहते हैं, मनी कहते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है। और ऐसे आपके टोटल 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये सीरीज ऐसे ही आपको आगे मिलती रहेंगी, और ऐसे ही आपको 40 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराए जाएंगे। साथ में 35 वाले क्वेश्चन भी आपको चल रही है, तो आप उसको भी देखते रहिए, ताकि आपको आपकी जो तैयारी है वो काफी बेहतर हो सके। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।